क्या हुआ हरिया? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारी तैयारियां हो गई? परसों तुम्हारी लड़की की शादी है ना? अरे भाई, तुम्हें क्या बताऊं, मैं शादी के लिए गहने खरीदने शहर गया था और गहने लेकर लौट रहा था। और अभी जब देख रहा हूं तो मेरे पास वह गहनों की पोटली नहीं है। पता नहीं मैंने वह गहनों की पोटली कहाँ खो दी या चोरी हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मिल नहीं रही। और अब किस मुंह से मैं घर जाऊं? मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने खेत गिरवी रखकर इंतजाम किया था। भाई, अब मुझे आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हरिया, तुम ऐसी बातें मत करो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी एक बात सुनो, पड़ोस के गांव में एक हरिश्चंद्र नाम के ज्योतिषी है जो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने सुना है कि वह सारी बातें सच बता देते हैं। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान सबकी जानकारी है। वह जरूर तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारे गहने तुमने कहाँ छोड़ दिए या फिर चोरी हो गए। मेरी बात मानो तो तुम एक बार उनसे चलकर मिल लो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो ही मेरी आखिरी उम्मीद है। इतना कहकर दोनों उन ज्योतिष हरिश्चंद्र के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। गुरुजी, हम पड़ोस के गांव से आए हैं। आपके बारे में बहुत सुना है। दरअसल यह मेरा मित्र है, इसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। कृपया इसकी मदद कर दीजिए। यह तो आत्महत्या करने जा रहा था। मेरे कहने पर ही ये आखिरी उम्मीद समझकर ये आपके पास आया है। अब आप ही सहारा हो, मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो। आज सुबह ही तुम अपने बेटी की शादी के लिए गहने लेने गए थे ना? और वापस आते वक्त तुम्हारी गहनों से भरी पोटली कहीं छूट गई। यही बात है ना? गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो। कृपा करके बता दीजिए वह पोटली कहाँ है। तो सुनो, वह पोटली तुमसे जब तुम किराने की दुकान पर सामान ले रहे थे तब तुमसे छूट गई और एक कुत्ते ने उसे खाना समझकर उठा लिया और वहां से कुछ ही दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रख दिया। वह पोटली अभी भी वही पड़ी है, तुम जाकर उसे ले लो। हरिया यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और हरिश्चंद्र को धन्यवाद कहते हुए जल्द से जल्द वह पोटली लेने जाता है। तो सचमुच पोटली उस पेड़ के पास मिलती है। वो बहुत खुश होता है और हरिश्चंद्र के पास वापस आ जाता है। गुरुजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आज आपने मेरे लाज रख ली। लाज क्या, आपने मेरी जान बचा ली। मैं तो आत्महत्या करने जाने वाला था। मुझे लगा अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। आपने मेरी जान बचाई है गुरुजी। आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। सच में आप बहुत महान हैं गुरुजी। भगवान आपको सुखी रखे, आपका भला करे। इसे रख लीजिए गुरुजी, यह मैं अपने खुशी से दे रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हरिया अपनी खुशी से हरिश्चंद्र को कुछ पैसे देता है। ऐसे ही हरिश्चंद्र अपने विद्या के बल पर लोगों की समस्या का समाधान करते और लोग अपनी खुशी से उन्हें दान देते थे। उसी पर हरिश्चंद्र का घर चला था। उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हरिया अपने गांव जाकर हरिश्चंद्र के बारे में सबको बताता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और उस गांव के राजा के मंत्री के पास यह बात पहुंच जाती है। राजा का मंत्री सोचता है, अगर यह विद्या मुझे मिल जाए तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा।
उसके बल पर मैं भी लोगों की मदद कर सकता हूँ। हमारे गांव में तो कोई ऐसा नहीं जिसे इन सब बातों का ज्ञान ना हो। अगर यह विद्या मुझे मिल गई तो हमारे गांव में मैं उस विद्या के बल पर लोगों की समस्या का समाधान कर सकूंगा। मुझे लगता है मुझे भी वह विद्या सीख लेनी चाहिए। मैं अब भी पड़ोस के गांव में जाता हूँ और हरिश्चंद्र से बात करता हूँ। यही सोचकर मंत्री पड़ोस के गांव हरिश्चंद्र के घर जाता है। अरे मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? आइए आइए, इस गरीब की कुटिया में कैसे आना हुआ? हरिश्चंद्र जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप लोगों की बहुत मदद करते हो। मैंने सुना है आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों बातों का ज्ञान है। मैंने सुना है आप बड़े से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हो। जी मंत्री जी, आपने सही सुना है। यह विद्या मुझे मेरे पिताजी से मिली है। हरिश्चंद्र जी, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। कृपया मना मत कीजिएगा। इसमें हमारा राज्य का ही भला है। मुझे भी आपकी ही तरह हमारे गांव के लोगों की मदद करनी है। हमारे गांव में आने वाली विपदा अगर पहले से ही मुझे पता चल गई तो मैं उनका निवारण जल्द से जल्द कर सकूंगा, जिससे हमारे ही राज्य का भला होगा। इसी कारण मैं यह विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह विद्या सीख सकते हैं? मंत्री जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोक कल्याण के लिए ये विद्या सीखना चाहते हैं। मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिश्चंद्र जी। फिर हरिश्चंद्र मंत्री जी को वह विद्या सिखाने लगता है। मंत्री जी रोज उसके पास आते और रोज नई नई बातें सीखते और इसी के चलते दोनों में अच्छी मित्रता भी हो जाती है। अब मंत्री जी पूरी तरह से विद्या सीख चुके थे। मंत्री जी, जितना मैं सिखा सकता था मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। आप इस विद्या के बल पर केवल दूसरों का ही भविष्य देख सकेंगे, खुद का नहीं। यह विद्या सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हरिश्चंद्र जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वैसे भी मैंने यह विद्या दूसरों की भलाई के लिए ही सीखी है। मंत्री भी अपने गांव के लोगों की समस्या का समाधान करने लगता है। उसकी कही हुई हर बात सच होने लगती है। एक दिन मंत्री सोचता है, हरिश्चंद्र ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मुझे इतनी बड़ी विद्या सिखाई है। क्यों ना मैं आज अपने मित्र हरिश्चंद्र का ही भविष्य देखूं कि उसके भविष्य में आगे क्या लिखा है। मंत्री हरिश्चंद्र के बारे में सोचने लगता है। तभी वह जो देखता है तो चौंक जाता है। अरे यह क्या? हरिश्चंद्र के लिए तो आने वाले 20 दिन बहुत घातक साबित होने वाले हैं। इन 20 दिनों में कुछ भी हो सकता है। उसकी अकाल मृत्यु का योग भी बन रहा है। मुझे अपने मित्र को इस बारे में बताना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मंत्री हरिश्चंद्र के पास जाता है और बोलता है, अरे मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? हरिश्चंद्र, मेरे मित्र, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने आज आपका भविष्य देख उसके अनुसार आने वाले 20 दिन आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे विनती करने आया हूँ, आने वाले 20 दिन तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर मत जाना। अगर तुम बाहर गए तो अनर्थ हो जाएगा और मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता। अगर तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो मेरी बात मान लो। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत लगे मैं तुम्हें अभी ला कर देता हूँ, लेकिन तुम 20 दिन तक बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है मित्र, अगर तुम रहते हो तो मैं 20 दिन कहीं नहीं जाऊंगा। मैं घर पर ही रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। हरिश्चंद्र मंत्री की बात मान लेता है और घर पर ही रहता है। ऐसे ही 19 दिन बीत जाते हैं और आखिरी दिन आ जाता है। हरिश्चंद्र सोचता है, चलो 20 दिन में से
19 दिन तो बीत ही गए, इसका मतलब आज आखिरी दिन है। यह दिन तो बहुत खुशी से गुजरेगा। अच्छा हुआ कि कुछ अनर्थ नहीं हुआ। 19 दिन जैसे बीते हैं वैसे ही आज का दिन भी बीत जाएगा। मुझे अपने मित्र को धन्यवाद कहना चाहिए। बहुत दिन हो गए, मैं उससे मिला नहीं हूँ। मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। वैसे भी 19 दिन में कुछ नहीं हुआ, तो आज तो अंतिम दिन है। आज क्या ही हो जाएगा। मैं आज अपने मित्र से मिलकर ही रहूंगा। यही सोचकर हरिश्चंद्र घर से बाहर निकल जाता है। अगर मैं गांव के रास्ते से जाता हूँ तो गांव के लोग मुझसे अलग अलग तरह के सवाल पूछेंगे कि मैं इतने दिन कहाँ था, बाहर क्यों नहीं निकला, और मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इससे अच्छा है मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाएगा और मैं महल जाकर मंत्री जी से मिल पाऊंगा। यही सोचकर हरिश्चंद्र जंगल के रास्ते से आगे बढ़ जाता है। तभी हरिश्चंद्र चलते चलते थक जाता है और उसे बहुत प्यास लगने लगती है। तभी वह नदी के किनारे जाता है। तभी उसकी नजर एक गुफा में पड़ती है। वह सोचता है, एक काम करता हूँ, थोड़ी देर ना इस गुफा में आराम कर लेता हूँ। वैसे भी चलते चलते मेरे पर बहुत दर्द करने लगे हैं। थोड़ी देर आराम कर लूंगा, फिर मंत्री से मिलने जाऊंगा। हरिश्चंद्र जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचता है तो देखता है गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना होता है, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और आभूषण होते हैं। इतना सारा खजाना देखकर हरिश्चंद्र के तो होश उड़ जाते हैं। वह सोच में पड़ जाता है, हे भगवान, इतना सारा सोना, यह तो बहुत सोना है। इतने सारे सोने आभूषणों का मैं क्या करूंगा। एक काम करता हूँ, जल्दी से अपने मित्र के पास जाता हूँ और उसे यह सारी बातें बताता हूँ। इससे हमारे राज्य का कल्याण होगा। यही सोचकर हरिश्चंद्र दौड़कर मंत्री के पास जाता है। अरे हरिश्चंद्र, तुम यहाँ? आज तो 20वां दिन है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कहा था ना, तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम क्यों आए? तुम आज के दिन इंतजार कर सकते थे। अरे मित्र, तुम चिंता मत करो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 19 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे, आज तो आखिरी दिन था। मैंने सोचा आज का दिन भी ऐसे ही खुशी से गुजर जाएगा, और मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं घर से निकल गया और तुम्हें एक बात बतानी थी। और हरिश्चंद्र खजाने के बारे में मंत्री को बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में इतना सारा सोना है? हाँ मित्र, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मंत्री और हरिश्चंद्र दोनों साथ में गुफा के अंदर जाते हैं और इतना सारा सोना देखकर मंत्री भी सोच में पड़ जाता है। सच में मित्र, यह तो बहुत सारा सोना है। मंत्री जी, इतने सारे सोने का मैं क्या करूँगा। आप एक काम कीजिए, यह सारा सोना आप राजा को दे दीजिए। इससे हमारे राज्य का बहुत कल्याण हो जाएगा। हमारे राज्य की सारी गरीबी ही मिट जाएगी। ये सुन मंत्री सोचता है, अगर यह बात राजा को पता चली तो राजा सारा सोना रख लेगा। इसमें से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और यह इतना सारा सोना है कि इसमें मेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यही नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ी भी बिना कुछ काम किए आराम से रह सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे इस हरिश्चंद्र को रास्ते से हटाना होगा। अगर यह जिंदा रहा तो यह बात राजा तक पहुंचा देगा। यही सोचकर मंत्री खंजर निकलता है और हरिश्चंद्र के ऊपर वार करने ही वाला होता है। हरिश्चंद्र बोलता है, अरे मित्र, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो?
तुम्हें मरना ही होगा। अगर तुम जिंदा रहे तो यह सारी बात तुम राजा को बता दोगे, और मैं नहीं चाहता इस सोने के बारे में राजा को कुछ भी पता चले। यह सारा सोना मैं रखना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तुमसे वादा करता हूँ यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम ये सारा सोना रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम यह बात मुझे बता सकते हो तो राजा को भी बता सकते हो, और मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। तुम्हें मरना ही होगा। हरिश्चंद्र मंत्री को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्री के सर पर भूत सवार होता है। वह हरिश्चंद्र की एक बात भी नहीं सुनता। फिर हरिश्चंद्र उसे बोलता है, ठीक है, अगर तुम मेरी जान ही लेना चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे पूरी कर देना। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं जरूर पूरी करूंगा। मेरी पत्नी गर्भवती है। उसे इस बात का पता मत चलने देना कि मैं मर चुका हूँ। तुम उसे कोई भी बहाना बना देना, लेकिन उस तक यह बात मत जाने देना कि मैं जिंदा नहीं हूँ, नहीं तो वह भी मर जाएगी। मैं उसे इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता। ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को पता नहीं चलने दूंगा। इतना कहकर मंत्री हरिश्चंद्र को मार देता है और उसी जगह गड्ढा बनाकर उसकी लाश को गाड़ देता है और सारा सोना अपने घर लेकर जाता है। इधर हरिश्चंद्र की पत्नी उसकी राह देखती है, लेकिन वह घर नहीं लौटता। तो वह मंत्री के पास जाकर पूछती है, मैंने हरिश्चंद्र को किसी जरूरी काम से विदेश भेजा है, उसे आने में वक्त लगेगा। यह सुन हरिश्चंद्र की पत्नी घर वापस लौट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिश्चंद्र के घर एक लड़का पैदा होता है। हरिश्चंद्र की पत्नी फिर से मंत्री के पास जाती है। मंत्री जी, कितने महीने हो गए आपने मेरे पति को किस काम से भेजा है? वह अब तक क्यों नहीं लौट? मुझे राजा से मिलना है। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ कि आखिर यह चल क्या रहा है। मेरे पति पिछले कई महीनों से घर नहीं लौटे। तुम्हें समझ में नहीं आता। मैंने उसे किसी काम से विदेश भेजा है, और विदेश से आने के लिए बहुत समय लगता है। क्या पता तुम्हारे पति ने कोई औरत ढूंढ ली हो, शादी कर ली हो। मुझे नहीं पता। और राजा इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहते, और तुम्हारे पति को जब लौटना होगा तब लौट आएगा। अभी तुम बार बार या ना यहाँ आना बंद करो और चली जाओ यहाँ से। इस बार उसे डांट फटकार कर वापस भेज दिया जाता है। उसके सवालों का कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता, और जिस जगह पर हरिश्चंद्र को गाढ़ा गया था उसी जगह पर मंत्री एक बहुत बड़ा महल बनवा देता है। हरिश्चंद्र की पत्नी जैसे तैसे लोगों के घर काम करके अपने घर का गुजारा करती है। से ही कुछ साल बीत जाते हैं। हरिश्चंद्र का लड़का आदित्य अब बड़ा हो जाता है और एक दिन अपनी माँ से पूछता है, माँ, पिताजी को गए हुए कितने दिन हो गए, कब लौटेंगे? पिताजी ऐसा कौन सा काम करने गए हैं जो करने के लिए इतना वक्त लगता है? मैंने आज तक उनको नहीं देखा। मंत्री जी ने ऐसा कौन सा काम करने के लिए उन्हें भेजा है जो उन्हें इतने साल लग गए? पता नहीं बेटा, मैं हर बार मंत्री के यहाँ जाती हूँ, पूछती हूँ, पर वह मुझे कुछ नहीं बताते। बस मुझे डांट धमका कर वहाँ से लौटा देते हैं। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यह सुनकर आदित्य थोड़ा निराश सा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अचानक उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है और वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, यह कैसी किताब है? इस पर धूल मिट्टी जमी हुई है। यह किताब किसकी है? बेटा, ये किताब तुम्हारे पिताजी की है। ये किताब तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे दादा ने दी थी
इसी को पढ़कर तुम्हारे पिताजी ने वह विद्या सीखी थी जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी भूत भविष्य वर्तमान सभी के बारे में देख सकते थे। इसी किताब में वह विद्या है। जो कोई इस किताब को पढ़ लेता है और वह विद्या सीख लेता है, वह किसी का भी भूत और भविष्य देख सकता है। आदित्य आश्चर्य में पड़ जाता है और वह किताब पढ़ने लग जाता है। पढ़ते पढ़ते कुछ ही दिनों में वह उस विद्या को हासिल कर लेता है और जैसे ही उसे वह विद्या अवगत होती है, वह सबसे पहले अपने पिताजी के भूतकाल का चित्र देखता है तो उसे रोना आ जाता है और उसे रोता देख उसकी माँ उससे पूछती है, आदित्य, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, पिताजी नहीं रहे। बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ माँ, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका इंतजार करके अब कोई फायदा नहीं। यह सुनकर आदित्य की माँ जोर जोर से रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन आदित्य की माँ बोलती है, बेटा, घर में अनाज खत्म हो गया है। घर में पैसे भी नहीं कि हम अनाज ला सके। फिक्र मत करो माँ, मैं अभी जाकर बनिया की दुकान से थोड़ा अनाज लेकर आता हूँ। पर बेटा, बनिया को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और वह बिना पैसे के अनाज नहीं देने वाला। तुम तो जानते हैं ना कितना दुष्ट आदमी है, वह लोगों को लुटता रहता है। तुम फिक्र मत करो माँ, वही बनिया आज के बाद हमें हर महीने मुफ्त में अनाज देकर जाएगा। तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी उसके पास जाकर आता हूँ। आदित्य बनिए की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अरे ओ बंसीलाल, सुनो, 1 महीने का राशन मेरे घर पहुँचा दो। अरे आदित्य बेटा, ठीक है, पैसे दो, अभी पहुंचा देता हूँ। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? मैंने कोई खैरात की दुकान खोल रखी है जो मुफ्त में अनाज बांटता फिरूं? निकलो यहाँ से। किसी और को मुफ्त में बांटे या ना बांटे, मुझे तो तू मुफ्त में ही बटेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें मुफ्त में अनाज क्यों दूंगा? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें मुफ्त में अनाज देता फिर हूँ? ठीक है, मत दो। मैं अभी राजा के पास जाता हूँ और बोल देता हूँ कि राजमहल में जो अनाज आया था उसमें से 8 बोरियां तुमने चुरा ली थी। मैं अभी जाकर बता देता हूँ, फिर तो राजा तुम्हें सूली पर चढ़ा देगा। बंसीलाल को यह सुनकर झटका लग जाता है और वह सोचता है, ये सारी बातें इस आदित्य को कैसे पता चली? अगर यह बात राजा तक पहुंची तो राजा सच में मुझे सूली पर चढ़ा देगा। नहीं नहीं, यह बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए। अरे आदित्य बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें अनाज चाहिए ना? मैं 1 महीने का नहीं, मैं 2 महीने का राशन तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं हर महीने तुम्हें राशन दे दिया करूँगा और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। आदित्य इस विद्या की मदद से अच्छे पैसे कमाने लगता है, लोगों की मदद करने लगता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन आदित्य की माँ आदित्य से कहती है, बेटा, मंत्री के बगीचे में एक फल लगता है जो दूर दराज के इलाकों में नहीं मिलता। वह सिर्फ मंत्री के बगीचे में ही लगता है। मेरी वह फल खाने की बहुत इच्छा है। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। पर बेटा, तुम तो जानते हो ना, उसे बगीचे की रखवाली बहुत सारे पहरेदार करते हैं। तुम्हें वह अंदर जाने नहीं देंगे। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं कुछ ना कुछ करके वह फल तुम्हारे लिए ले आऊंगा। आदित्य वो फल लेने के लिए घर से निकल जाता है और बगीचे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अंदर से बगीचे का रक्षक आ जाता है और बोलता, ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं यह मंत्री का बगीचा है, यहाँ अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, निकलो यहाँ से। अरे भाई,
मैं तो सिर्फ एक फल लेने आया हूँ। मुझे अंदर जाने दो। मेरी माँ की बहुत इच्छा है। उन्होंने वह फल मांगा है और वह फल आसपास के गांव में भी नहीं मिलेगा। वह सिर्फ इसी बगीचे में ही लगता है। मुझे अंदर जाने दो। मैं सिर्फ वह फल लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें एक बार में कई बात समझ में नहीं आती क्या? ये मंत्री जी का बगीचा है और यहाँ किसी को इजाजत नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे ऐसे अंदर नहीं जाने दोगे? तो सुनो, परसों जो तुमने एक सांप को मारा था, उसकी माँ तुम्हें डसने के लिए तैयार बैठी है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने पीछे देख लो। जैसे ही वह पहरेदार पीछे पलटकर देखता है तो सचमुच वहाँ एक नागिन होती है। वह वहाँ से हट जाता है और उसकी जान बच जाती है। अरे बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परसों एक सांप को मारा था? क्योंकि जब मैं उसे मारा तब रात के 3 बज रहे थे और आसपास कोई नहीं था। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? वह सब तुम छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला। अगर मैं यहाँ ना होता तो अभी तुम्हारी जान चली गई होती। एहसान मानो कि तुम बच गए। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फल लेने के लिए रोका। तुम यहीं रुको, मैं ही तुम्हें वह फल लाकर देता हूँ। आदित्य वहीं रुक जाता है और वह पहरेदार दौड़ते हुए जाता है। वह पहरेदार मंत्री को सारी बातें बताता है और बोलता है, मंत्री जी, क्या वह फल मैं उसे दे दूं? ठीक है, तुम फल लेकर आओ, मैं खुद उस लड़के से मिलकर आता हूँ। और मंत्री आदित्य के पास जाता है। मंत्री को आते देख आदित्य के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन वह अपने गुस्से को छुपा लेता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और किसके लड़के हो? मंत्री जी, मेरे पिताजी का नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र का नाम सुन मंत्री घबरा जाता है और अपने घबराहट को छुपाते हुए कहता है, अरे बेटा, तुम हरिश्चंद्र के लड़के हो। वह तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और राजा ने ही उन्हें कुछ जरूरी काम से विदेश भेजा था। पता नहीं अब तक क्यों नहीं लौटा। मंत्री जी, मेरे पिताजी कोई विदेश नहीं गए। दरअसल उनकी हत्या हो चुकी है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया है। मंत्री यह सब बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और डर भी जाता है और मन ही मन सोचता है, इसे कैसे पता चला? ये सारी बातें सिर्फ मैं जानता था। ये हरिश्चंद्र का बेटा है। इसका मतलब इसे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विद्या आती होगी, जिसके बलबूते पर इसने अपने पिता की मृत्यु का पता लगा लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अब तक मेरे बारे में कुछ जानता है। अगर जानता होता तो अब तक राजा के पास चला गया होता और मेरी सारी पोल खोल दी होती। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब तो मुझे पता नहीं था। वह बहुत अच्छा मित्र था मेरा और तुम्हारे पिता बहुत अच्छे आदमी थे। पता नहीं किसने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या तुम्हें पता है वह कौन है? किसने तुम्हारे पिताजी का कत्ल किया? मंत्री जी, बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि वह इंसान कौन है जिसने मेरे पिता का खून किया, और वह ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा और उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। जिस तरह से उसने मेरे पिता को तड़प तड़प कर मारा है, वह भी तड़प तड़प कर ही मरेगा। यह सब सुनकर मंत्री बहुत डर जाता है और वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर अपने एक भरोसेमंद आदमी प्रताप को बोलता है, अरे सुनो प्रताप, वहां जो एक लड़का खड़ा है उसे कारागृह में डाल दो और वह वहां से कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं तुम्हें इसके लिए बहुत अच्छी कीमत दूंगा और तुम्हारी मनचाही मुराद भी मैं पूरी करूंगा। वह लड़का वहीं मर जाना चाहिए और किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए।
और वह कुछ दिनों तक कारागृह में बंद रहेगा तो अपने आप भूख से मर जाएगा। याद रहे, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। प्रताप यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जाकर आदित्य को पकड़ लेता है। ए लड़के, चलो मेरे साथ। पर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो सिर्फ यहाँ फल लेने आया था। मंत्री का आदेश है तुम्हें बंदी बनाना है। रुको रुको, तुम मुझे बंदी बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं जानता हूँ कि मंत्री ने तुमसे कहा है कि तुम्हारी मनमुराद पूरी करेगा, लेकिन मैं मंत्री को अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे ही तुम मुझे बंदी बना लोगे, वह तुम्हें भी मार देगा, क्योंकि तुम यह बात किसी और को न बता दो, इसलिए वह तुम्हें भी मार देगा। और वैसे भी तुम तो उसकी लड़की से शादी करना चाहते हो और यही तुम्हारी मुराद है, और वह बात कभी संभव नहीं हो पाएगी। अगर तुमने मुझे बंदी बनाया तो वह तुम्हें भी मार देगा। प्रताप यह सब सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, तुम्हें यह सब बातें कैसे पता चली? मुझे सब पता है कि तुम मंत्री की बेटी से प्यार करते हो और वह भी तुम्हें चाहती है। तुम दोनों शादी करना चाहते हो और यह मंत्री के जिंदा रहते यह संभव नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, यह मंत्री कुछ दिनों का मेहमान है, क्योंकि राजा इसे खुद फांसी की सजा सुनाने वाला है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी शादी मंत्री की बेटी से करवाऊंगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अभी तुम मुझे छोड़ दो और मंत्री जी से जाकर कह दो कि तुमने मुझे बंदी बना लिया है और कारागृह में डाल दिया है और मेरी मृत्यु भी हो चुकी है। और जब तक मंत्री तुम्हें 3 तमाचे ना मारे तब तक तुम सच मत बोलना। जिस दिन मंत्री तुम्हें 3 तमाचे मार देगा, उस दिन उसे सब सच बता देना कि मैं जिंदा हूँ। प्रताप आदित्य की यह बात मान लेता है और मंत्री से जाकर जैसा आदित्य ने कहा था वैसा बोल देता है। यह सुनकर मंत्री निश्चित हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी राजा के पास आकर, महाराज, मेरा हीरो का हार कहीं मिल नहीं रहा। मैंने महल में ढूंढ लिया, पर वह मुझे कहीं नहीं मिल रहा, और वह मेरे पसंदीदा हार है। मुझे वह हर किसी भी हालत में चाहिए। आप उस हार का पता लगाइए। ठीक है रानी इंदुमती, तुम फिक्र मत करो। हमारा मंत्री है ना, उसे सब कुछ पता होता है। वह भविष्य भूत सब देख सकता है। मैं अभी किसी को भेजकर मंत्री को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ। अरे मंत्री जी, रानी का बहुत कीमती हीरो का हार खो गया है और वह कहीं मिल नहीं रहा। तुम तो भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखते हो, तो अपनी विद्या का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द वह रानी का खोया हुआ हार ढूंढ दो। और याद रहे, कल तक वह हार मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर मंत्री के होश उड़ जाते हैं और वह जल्द से जल्द अपनी विद्या का प्रयोग करके हार ढूंढने लगता है। पर उसकी विद्या इस बार कुछ काम नहीं आती और वह पता ही नहीं लगा। पता कि वह हार गया तो गया कहाँ, वह सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, यह कैसी मुश्किल में डाल दिया तुमने। अगर मैं यह नहीं पता कर पाया कि रानी का हार गया तो गया कहाँ, तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा, और मेरे अलावा एक ही था जो यह कर सकता था, लेकिन मैंने उसे मरवा दिया। उसके बाद अगर कोई कर सकता है तो उसका बेटा आदित्य, लेकिन मैंने तो उसे भी कारागृह में डाल दिया। एक काम करता हूँ, प्रताप से पूछ कर देखता हूँ, शायद वह अभी जिंदा हो, शायद वह बच गया हो, या फिर कारागृह से निकलकर भाग गया हो। तभी मंत्री प्रताप को बुलवाता है और बोलता है, प्रताप, सच सच बताओ, आदित्य कहाँ है? वह जिंदा है या मर गया? मंत्री जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया।
उसे कारागृह में डाल दिया था। वह तो कब का मर गया होगा, मैं आपको बताया भी था। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, आदित्य कहाँ है? मैंने आपको कहा ना, आदित्य जिंदा नहीं है, वह मर चुका है। मंत्री को यह बात सुन बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में प्रताप को 3 तमाचे मारता है। तभी प्रताप बोलता है, मंत्री जी, आदित्य जिंदा है। और प्रताप सारी बातें मंत्री जी को बता देता है। यह बात सुन मंत्री बहुत खुश हो जाता है और प्रताप को वहां से जाने के लिए बोलता है और सोचता है, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। अब मैं एक तीर से 2 निशाना लगाऊंगा। मंत्री राजा के पास जाकर बोलता है, महाराज, मैंने अपने विद्या के बल पर पता लगा लिया है कि रानी का हार कहाँ है। बताइए मंत्री, हार कहाँ है? महाराज, रानी का हार हमारे पड़ोसी गांव में आदित्य नाम का एक लड़का है, उसने चुराया है। किसने लिया है? उस आदित्य की इतनी हिम्मत जो हमारे महल में आकर रानी का हार चुराता है। वह जहां भी है अभी के अभी उसे पकड़कर महल में लेकर आओ। इस बात की सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। उसकी हिम्मत कैसी हुई रानी का हार चुराने की, उसे तो हम मृत्यु दंड ही देंगे। यह सुन मंत्री बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अब आएगा मजा। अब आदित्य को रानी के हार का पता भी राजा को बताना होगा, और तो और राजा आदित्य को चोरी के इल्जाम में मृत्यु दंड भी देंगे। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आदित्य को महल में बुलाया जाता है और राजा आदित्य से पूछते हैं, ए लड़के, सच सच बता, तूने रानी का हार चुराकर कहाँ रखा है? वह हार हमें अभी के अभी चाहिए। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में चोरी करने की? इस बात की सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। सबसे पहले तो मुझे वह हार वापस कर। महाराज, सबसे पहली बात, मैंने कोई हार नहीं चुराया। वह हार रानी ने खुद पिछले महीने ही अपने सबसे पुराने संदूक में संभाल कर रखा था। वह हार वहीं पर है। अरे हाँ, ये लड़का सच कह रहा है। महाराज, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने उसे पुराने संदूक में रखा था। माफ करना महाराज, मैं भूल गई थी। इसका मतलब मेरा हार चोरी नहीं हुआ है। राजा भी सच में पड़ जाता है। आदित्य, यह सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली? और मंत्री जी, आपने तो कहा था आदित्य ने वह हाथ चोरी किया है। जो बात आपको अपनी विद्या के बल पर मुझे बताने चाहिए थी, वह बात मुझे आदित्य बता रहा है। क्या बात है मंत्री जी? आपने आदित्य को क्यों फंसाना चाहा? कहाँ गई आपकी विद्या? आप ये बात क्यों नहीं बता पाए? मैं बताता हूँ महाराज। इस मंत्री ने जानबूझकर मेरा नाम लिया। दरअसल मंत्री के पास जो विद्या थी वह अब नहीं रही। वह रानी के हार के बारे में कुछ भी बात नहीं सकते थे और वह अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे पास यह विद्या है और मैं बता सकता हूँ। इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था कि आप मुझे सजा दें और आपको आपका हार भी मिल जाए और इसकी असलियत कभी आपके सामने ना आए। आप नहीं जानते महाराज, इसने आपकी पीठ पीछे क्या कुछ नहीं किया है। इसने खजाने के लालच में चलते मेरे पिता की हत्या की है। और आदित्य सारी बात राजा को बता देता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है। मंत्री बहुत डर जाता है और डर के मारे राजा से बोलता है, नहीं महाराज, ये सब झूठ है। ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने किसी को नहीं मारा। इस बात का क्या सबूत है कि इसके पिता को मैंने ही मारा है? मंत्री जी, आपने मेरे पिताजी को मारकर जिस जगह दफन कर दिया था, उसी जगह आपने एक महल बनवाया है महाराज। मेरी आपसे विनती है कि आप उसे जगह की छानबीन करवाइए। आपको मेरे पिताजी की लाश उसी के नीचे मिलेगी और तो और इसने वह खजाना भी वही छुपाया है। राजा फौरन उसे महल की छानबीन करते हैं तो वहाँ हरिश्चंद्र का कंकाल भी मिलता है
और खजाना भी मिल जाता है। राजा यह देख बहुत क्रोधित हो जाते हैं और मंत्री को मृत्यु दंड की सजा देते हैं और आदित्य राजा से कहकर प्रताप और मंत्री की बेटी की शादी भी करवा देता है।